Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is Kirchhoff's second rule, and second rule is based on a law of conservation of energy. यानी सेकेंड रूल में जो किर्चॉफ सेकेंड रूल है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसमें हम वोल्टेजेस को डिस्कस करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट रूल में डिस्कस किया था करंट को और चार्जेस को, इसमें हम वोल्टेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पोटेंशियल चेंज आएगा. जितने जितने भी बीच में डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे उसमें जितना पोटेंशियल चेंज आएगा अक्रॉस ईच डिवाइस, वो उसको हमने इस किर्चॉफ सेकेंड रो से जो है वो डिस्कस करना है. और दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज KVL रूल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लूप रूल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वोल्टेज लॉ. तो इसमें बेसिक्स क्या है कि हम बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है उस सर्किट में, और इसमें ऑब्वियसली एक से ज़्यादा सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, बैटरीज़ को यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज इसमें इन द फॉर्म ऑफ लूप जो है वो यूज़ होती हैं. तो जो बैटरी प्रोवाइड करती है एनर्जी, वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है अगले पूरे सर्किट में. फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 जूल एनर्जी उसको सप्लाई की है थ्रू द बैटरी और सोर्स, तो वही 5 जूल एनर्जी जो है वहाँ डिसिपेट होगी, वो यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी. ना तो कोई और एनर्जी इसमें ऐड होगी और ना ही कोई एनर्जी वहाँ से डिसअपीयर होगी. जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगी वही एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होगी. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस किर्चॉफ सेकेंड रूल में जो लॉ जो है वो होल्ड करता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कोई एनर्जी ना तो ऐड होगी ना ही डिसअपीयर होगी. जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही एनर्जी उस सर्किट में यूटिलाइज होगी. सो ऑल्सो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम आगे से प्रूव करने के लिए सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल जो है, बैटरीज़ हमने लगाई हुई, एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं हमारे पास, और हमारे पास जो इस पोटेंशियल जो हमने दिया हुआ है, एक हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, S1 E1 सोर्स है, यानी जो हमने गिवन है वो दैट इज़ E1 एंड E2. इस हमारी गिवन एग्जांपल पे 2 सोर्सेज हमने दी हुई हैं, E1 एंड E2, और सिमिलरली 2 रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं, R1 एंड R2. एक हमारे पास जो सोर्स है वो ये है E1 और दूसरी जो सोर्स है दैट इज़ E2, और इसी लूप में हमने एक रेजिस्टेंस R1 लगाई हुई है और एक रेजिस्टेंस R2 लगाई हुई है, और हमने इसको ऑल्टर करके लगाया हुआ है इन अ सेंस कि पहले E1 बैटरी है, फिर R1 रेजिस्टेंस है, और फिर E2 बैटरी है और साथ रेजिस्टेंस R2 है. तो और इस तरह से ये लूप कंप्लीट होता है. ठीक हो गया. अब यहाँ से हमें जो पॉइंट करंट है वो जो हम ले रहे हैं कि पॉइंट कि जो ऐसा पॉइंट हमने लेना है कि जहाँ से हम करंट को स्टार्ट कर सके, कि करंट ने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 बैटरीज़ हैं, E1 एंड E2. ये 2 बैटरीज़ हमारे पास हैं और हमने देखना है कि करंट जो है वो हम किस बैटरी से स्टार्ट लेंगे यहाँ पर. तो उसके लिए हम इसको आगे फर्दर कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे. तो बोथ इस केस में जो हमने 2 बैटरीज़ ली हैं, इस केस में हम देखेंगे कि E1 भी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है और E2 बैटरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है. E1 की यूटिलाइजेशन R1 में हो रही है, सिमिलरली सो ऑन E2 की भी R2 में. इस तरह से आगे लूप कंप्लीट करेगी अपना. तो हमें यहाँ से देखते हैं हम कि नेक्स्ट टू इट इज़ कि ये जो E1 का जो पॉजिटिव एंड है, ये वाला एंड, और E2 का भी ये पॉजिटिव एंड है, ये एक दूसरे के जो है वो साथ साथ हैं, यानी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं आपस में. सो इसका मतलब ये है कि अगर एक दूसरे के सामने और फेस कर रहे हैं तो यहाँ से तो करंट इस E2 का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और इस E1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा. तो ये दोनों की जो करंट की डायरेक्शन है ये तो ऑपोजिट बनेगी यहाँ पर. सो हम क्या करते हैं कि हमने एक जो शुरू में बात की थी कि यहाँ पर हम कन्वेंशनल करंट को लेकर चलते हैं, और हम इस सब को डिस्कस करेंगे कि अगर ये दोनों बैटरीज़ उल्टी लगी हुई हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर ये बैटरीज़ उल्टी लगी हुई हैं, तो इस केस में करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, या हम अगर कन्वेंशनल बात करते हैं तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे. तो हम यहाँ पर एक सपोज़ करते हैं, क्योंकि जो ये बैटरीज़ हमने लगाई हुई हैं ये बैटरीज़ का पोटेंशियल फ़र्क होगा.
फॉर एग्जांपल अगर E1 बैटरी अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि E1 का पोटेंशियल इस वक्त है, लेट अस सपोज कि ये 12 वोल्ट्स है, और E2 का जो पोटेंशियल है लेट अस सपोज ये 6 वोल्ट्स है। तो इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल की बैटरीज नहीं होंगी। तो यहाँ से हमने फर्स्ट जो हमने स्टेप लिया है, हम सपोज करते हैं कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। जैसे मैंने आपको बताया कि E1 के हमने पोटेंशियल 12 वोल्ट्स लिया है और E2 का पोटेंशियल हमने 6 वोल्ट्स लिया है। तो ये कंडीशन हमने दे दिया कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। और कन्वेंशनली हम जब बात करते हैं कि हमने करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल लेनी है, तो इस केस में वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट, दैट करंट विल मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमने इस पॉजिटिव प्लेट ऑफ दी बैटरी के ऊपर एक्यूमुलेट करवाना है, हमने इसको एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाए। तो जैसे हम लोग मैकेनिकल फिज़िक्स या प्रीवियस फिज़िक्स में पढ़ के आते हैं कि हमने ग्राउंड से किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाना हो तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, और वो क्या गेन करता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हमने चार्ज को जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना पड़ता है तो हम उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय वर्क डन ऑन दैट चार्ज, जिसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो लोअर से कहाँ जा रही है, हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी एनर्जी गेन कर रही है। सो बैटरी अक्रॉस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो एनर्जी गेन करता है। सो बैटरी प्रोवाइड्स द केमिकल एनर्जी, जिसमें हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड होते हैं जो कि बेसिकली केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इसका मतलब है कि जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू हम इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो वर्क डन हो रहा है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है कि वो लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है, हायर पोटेंशियल की तरफ। इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज और उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी हम जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो बेसिकली हम उस चार्ज को क्या दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। और मीनवाइल उसके ऊपर क्या हो रहा होता है, चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा होता है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम फर्स्ट वाली बैटरी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे। सो E1 इज़ इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। वर्क डन हम कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज के ऊपर ताकि हम उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर सकें, और ये इसको हम कहते हैं कि हम जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया 12 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब है हम जब चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे तो हम उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने कितना इंक्रीज़ किया है, हमने उसको 12 वोल्ट्स इंक्रीज़ किया है, तो वर्क डन करने से होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसी इक्वेशन से अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी कि डेल्टा W इज़ इक्वल टू E1 ऑफ डेल्टा Q। ये बेसिकली जो वर्क डन हुआ है, जो भी इस केस में जहाँ पर बैटरी हमारी E1 लगी हुई है वो इसके इक्वल है। ये अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन की बात की है कि जब चार्ज इस एंड से इस एंड पे मूव किया तो उस टाइम जितना वर्क डन हुआ है दैट इज़ इक्वल टू E1 ऑफ डेल्टा Q। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं क्योंकि हमने आगे ये यूज़ करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि ये जो वर्क डन हुआ है ये बेसिकली उस चार्ज के अंदर क्या स्टोर हुआ है, एनर्जी स्टोर हुई है। यही एनर्जी जो चार्ज के अंदर स्टोर हुई है वो हमने इस यहाँ से जो स्टोर करके यहाँ पर आए, ये पूरे लूप में उसने वो एनर्जी को क्या करना है, उस एनर्जी को इस पूरे सर्किट में उसने यूज़ करना है, या उसको उसने उस एनर्जी को जो उसने गेन की है E1 की टाइम पर वो उसने इस पूरे लूप में उसको डिसिपेट करना है, फिर यहाँ पर पहुँच के दोबारा से गेन करनी है, फिर इस पूरे सर्किट में उसने क्या करना है, उसको एनर्जी को लूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि E1 के बाद जो हमारे पास रेजिस्टर आता है, इस केस में हम इसको यहाँ पर अपनी आसानी के लिए यहाँ पर भी बना देते हैं कि व्हेन दिस लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल पे चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है
ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा, हमने इसको वर्क डन करवाना है और ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा। तो ड्यूरिंग दिस ये क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर वर्क डन होगा, ये खुद ब खुद नहीं आ सकेगा, इसके ऊपर बैटरी जो है, ये बैटरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर वर्क डन करेगी, इस लोअर पोटेंशियल से कहाँ लेके आएगी, हायर पोटेंशियल पर। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड E1। E1 पे जितना वर्क डन हुआ है वो हमने ये कैलकुलेट किया, एनर्जी स्टोर किया। अब नेक्स्ट टू इट इस हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस आती है। हम इस रेजिस्टेंस को कुछ यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो R1 का है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन हुआ है अक्रॉस R1, क्या वर्क डन हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है, गेन तो होती नहीं है। गेन तो बैटरी की फॉर्म में होती है, वो भी अगर बैटरी में हम लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाएं तो एनर्जी गेन होती है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा ही जो हमारी एनर्जी है वो डिसिपेट होगी, हमेशा हमारी एनर्जी जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस दी रेजिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम एक फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल चेंज आता है। ये एक इनिशियल पोटेंशियल है और ये एक फाइनल पोटेंशियल है। ये इसको हम VI कहेंगे, इसको हम VF कहेंगे, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहेंगे दैट इज़ डेल्टा F। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोगों ने यहाँ से डिनोट किया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला सेम है जो हमने पहले यूज़ किया है, वहाँ हमने बैटरी के लिए यूज़ किया था तो हमने EMF लिखा, पोटेंशियल चेंज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस लिखेंगे तो डेल्टा V आएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा V इंटू डेल्टा Q आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ओह्म्स लॉ क्या होता है। ओह्म्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आपने डाल दी R की जगह, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, R को हम यहाँ पर R को डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पोटेंशियल की बजाय आप IR लिखें, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है और सीरीज़ का करंट क्या रहेगा, सेम। उसमें I1 I2 नहीं आएगा, वो हमेशा I ही रहेगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से आपने IR डाला और R की जगह आपने यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कौन सी है, R1, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं तो हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। सो ये आएगा IR1 और साथ डेल्टा Q ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस साइन हम यहाँ पर देखें रेड से हाईलाइटेड है, इसलिए क्योंकि जब भी एनर्जी डिसिपेशन होगी वहाँ पर माइनस साइन आएगा। सो ये जो आपके पास वर्क डन आपके पास फॉर्म में आ रहा है, इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही है। पहले वाले में हमने पॉजिटिव साइन आप बेशक शो कर दें, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है उसने एनर्जी गेन की है, यहाँ मैंने लिखा भी है स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी स्टोर की है इसने। यहाँ पर उसने वही एनर्जी जो गेन की थी वो एनर्जी उसने उसका कुछ पोर्शन यहाँ क्या कर दिया है, डिसिपेट कर दिया है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। हमने इन 4 डिफरेंट डिवाइसेस में से 2 डिवाइसेस की एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डिसिपेशन निकाली है। अब आफ्टर द R1 हमारे पास क्या आता है, E2। जब हम बैटरी की बात करते हैं यहाँ E2 आता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आता है, और मैंने आपको कहा है कि इसके 6 वोल्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये है। और इससे पहले जो बैटरी थी वो 12 वोल्ट्स की थी, और 12 वोल्ट्स के बाद उसने यूटिलाइज़ करके हम कह सकते हैं कि यहाँ उसकी जो यूटिलाइजेशन हुई, रेजिस्टेंस में कोई भी डिसिपेशन हुई, इसके बाद इसकी यहाँ पर जो एनर्जी थी लेट अस सपोज वो 7 वोल्ट्स रह गई या कुछ भी इस तरह। तो इसका मतलब है ये 6 वोल्ट से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी 7 वोल्ट से वो और मज़ीद लो होके हम ये कहते हैं कि यहाँ अगर जो भी पोटेंशियल था, यहाँ पर पोटेंशियल हाई था, हाई पोटेंशियल था, और यहाँ से वो लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। तो फॉर्मूला तो वही आएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू E2 डेल्टा Q आ जाएगा। E डेल्टा Q है, 2 सबस्क्रिप्ट इसलिए लिखा है क्योंकि बैटरी यहाँ जो बैटरी हम कंसिडर कर रहे हैं, सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, उसकी हमने सबस्क्रिप्ट 2 दिया हुआ है, E2 डेल्टा Q। माइनस साइन इसलिए शो किया है क्योंकि अब भी वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर यहाँ पर जो भी आपके पास आ रहा है एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है, अभी भी वो एनर्जी गेन नहीं कर रहा, एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट हो रही है।
एनर्जी अभी भी वो गेन नहीं कर रहा। तो जब एनर्जी डिसिपेट होगी तो वो माइनस साइन के साथ ही शो होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बैटरी जो है वो इस तरह से लगी होती कि माइनस से वो कहाँ की तरफ जाता, माइनस से वो जाता प्लस की तरफ, ठीक है, यानी लो पोटेंशियल से कहाँ जाता, हाई पोटेंशियल की तरफ, तो वो एनर्जी गेन करता, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आना था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने जाना है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जब भी हम हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो तब भी बैटरी वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करती है, यानी कि वो एनर्जी डिसिपेट होती है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है। तो इसका मतलब है इस केस में भी जब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तब भी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और इसमें भी एनर्जी डिसिपेट होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है और इसके साथ इक्वेशन नंबर 3 लिखे, क्योंकि ये 3 जो है वो थर्ड पार्ट है हमारे उस पूरे सर्किट का। नेक्स्ट टू E2 हमारे पास क्या आता है, R2 आता है। अब हम R2 की अगर बात करें तो R2 का भी हमें पता है कि वो मूव कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का ये इनिशियल पोटेंशियल है, ये इसका फाइनल पोटेंशियल है। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो ओहम्स लॉ से हमने पहले भी निकाला था, IR और साथ 2 आ जाएगा। और माइनस साइन इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस दी रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है, तो माइनस साइन यहाँ पर भी आ गया। सो दिस इज़ द वर्क डन अक्रॉस दी रेजिस्टेंस R2, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ डिनोट किया है। अब हमने जो स्टार्ट में किरचॉफ का सेकंड रूल है उसमें हमने कहा था कि ऑल दी पोटेंशियल चेंजेस, यहाँ पर देखेंगे ऑल दी पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे के पूरे सर्किट में जितने भी पोटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं वो इज इक्वल टू किसके हैं, 0। जो हमने पहले ही जस्टिफाई कर दिया था कि यहाँ तो ना तो एनर्जी ऐड होगी और ड्यूरिंग दी एनर्जी जो उसने गेन कर लिया उसके बाद, ना ही उसके बाद क्या होगी, डिसअपियर होगी। तो इसका मतलब है जितनी एनर्जी उसके पास यहाँ पर है 12 वोल्ट्स, वही 12 वोल्ट्स वो थ्रू आउट दी सर्किट डिसिपेट कर रहा है। तो वापस जब आएगा तो 12 वोल्ट्स में से अगर वो 12 वोल्ट्स उसके पास है, वही 12 वोल्ट्स सारी की सारी अपने थ्रू आउट दी लूप वो 12 वोल्ट्स ही यूटिलाइज करेगा। तो 12 वोल्ट्स गेन की, 12 वोल्ट यूटिलाइज की, तो टोटल उसकी जो पोटेंशियल चेंज होगी वो किसके इक्वल होगी, 0। तो कितनी पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं इस पूरे सर्किट में, हमने देखा है कि 4 जो है वो पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं। वो क्या क्या आ रही हैं, सबसे पहले जो वर्क डन हमने ये देखा, जो जितना भी पोटेंशियल चेंजेस उसको हम यहाँ पर डेल्टा W भी कहेंगे, उन सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वाले के साथ प्लस साइन आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस E1 डेल्टा Q। दूसरे के साथ आएगा माइनस IR1 डेल्टा Q, और तीसरे के साथ भी माइनस आएगा माइनस E2 डेल्टा Q, और लास्ट वन के साथ भी क्या आएगा, माइनस IR2 डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, सेकेंड लॉ। इसमें से आपको थ्रू आउट डेल्टा Q कॉमन आ रहा है, सो E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा Q को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो वो 0 हो जाएगा। सो हमारे पास जो आएगा E1 माइनस डेल्टा R1 माइनस E2 minus IR2 is equal to 0. This is known as the Kirchhoff voltage law, Kirchhoff's second rule, कि ये जो हमारी बैटरी है ये सारी पॉजिटिव का साइन का मतलब है कि यहाँ से एनर्जी ये बाकी वालों में एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये एनर्जी गेन है, ये एनर्जी डिसिपेशन है। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस लॉ की वो है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट। अब एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है E1, एनर्जी सप्लाइड बाय द एनर्जी क्या है बैटरी, वो है E1, एंड दैट इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट। एनर्जी यूज कहाँ कहाँ हुई है, 3 जगहों पे है, और अगर हम ये तीनों माइनस साइन वालों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो हम देखते हैं ये आता है आपके पास IR1 प्लस, क्योंकि और साइड पे जाएंगे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट बिकम्स E2 प्लस IR2। सो E1 इज द एनर्जी
which is supplied by the battery, and it is used by the resistance R1, it is used by the battery E2, and it is used by the battery रेजिस्टेंस R2. सो ये तीन जगहों पर ये 12 वोल्ट्स यहाँ पर इस तरह से यूज़ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल R1 में यूज़ हुए हैं, दैट इज़ यहाँ कितने वोल्ट्स यूज़ हुए हैं, हम कह सकते हैं 7 वोल्ट्स अगर यहाँ यूज़ हुए हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कितने वोल्ट्स यूज़ हुए हैं, 3 वोल्ट्स हमारे यहाँ यूज़ हुए हैं. फिर हमारे यहाँ कितने यूज़ हुए हैं, यहाँ 2 वोल्ट्स यूज़ हुए हैं. तो ये इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 12 वोल्ट्स हम बैटरी ने सप्लाई किए हैं, वही 12 वोल्ट्स हमारी बाकी जो पार्ट्स हैं उस सर्किट के वहाँ पर यूटिलाइज हुए हैं. सो इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी एंड इट इज़ एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट. ये बराबर होगी. सो यहाँ से हमारी ये वाली जस्टिफिकेशन होती है कि एनर्जी ना तो ऐड होगी ना डिसअपियर होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस रूल में क्या करता है, होल्ड करता है. थैंक यू.